अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 91 का सेक्शन 2 ये कहता है कि सदर मुमलिकत की आइनी जिम्मेदारी होती है कि आम इंतखाबात होने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। वज़ारत पार्लिमानी उमूर सदर को एक समरी इरसाल करती है और इस पर उनको दस्तखत करना होते हैं ताकि इजलास अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर बुलाया जा सके और हुकूमत साजी का अमल स्मूथली मुकम्मल हो सके। मगर खबरें ये आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी को 4 दिन हो चुके हैं समरी मौसूल हुए, मगर उन्होंने अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं और ऐसा करने की वो मंतक क्या दे रहे हैं। उनकी मंतक ये है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है और उनका इशारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें PTI के आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं और इन नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आना भी बाकी है। अब निगरान हुकूमत तो ये कह रही है कि अगर सदर इजलास नहीं बुलाते तो फिर स्पीकर 29 फरवरी को खुद इजलास बुला सकते हैं। मगर नाज़रीन, सदर मुमलिकत का तहरीक इंसाफ के साथ पार्टी बनना और जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिशें कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार पार्टी बनकर आईन और कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते रहे हैं और उनके कई फैसलों को आला अदालतें स्ट्राइक डाउन करती रही हैं। 2022 की अगर बात करें, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी तो उन्होंने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर असेंबलियाँ तोड़ दी थी। इससे पहले उन पर ऐवान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म के कहने पर जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस भेजने के भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तो क्या वजह है कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान के सदर से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुन होने का फ़र्ज़ निभाते नजर आते हैं? और क्या ये बात एक मुल्क के सदर को ज़ेब देती है कि कौमी सलामती, आइन, कानून और जमहूरियत पर एक पार्टी की सियासत को तरजीह दें? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुस साकिब साहब। राव खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, जबकि साकिब बशीर हमारे रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, क्या सदर आरिफ अलवी एक बार फिर जमहूरी अमल में रुकावट पैदा करने के दर पे हैं? दर पे तो वो नज़र आ रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बताया। गुंजाइश कम है क्योंकि आपका इतना जामे था जो आपने दिया इंट्रो। बात यह कि अगर आप पिछले कोई 15-20 बरस की अपनी सियासत और मुआशरत देखें तो हमें 2-3 चीज़ें तो नज़र आती थी। मसलन हमें नज़र आता था जोर ज़बरदस्ती करनी है, धौंस धांधली है। एक और चीज जो बड़े आराम सुकून से क्रीप इन कर गई है ना, जो अंदर आ गई है, वो है जिद। अच्छा, पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि जोर जबरदस्ती की हद तक भी ठीक था, धौंस धांधली भी हमने देख ली, हमारे इलेक्शंस में भी जो कुछ होना है वो हो गया। अब सवाल यहां ये है कि ये किस किस्म की जिद है कि आपको एक तरफ जिद लगी हुई है, जी मुझे क्यों निकाला, मुझे पहले बताएं मुझे क्यों निकाला। अच्छा, उसके बाद एक तरफ जिद लगी हुई है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, मैं आऊंगा तो यानी पाकिस्तान चलेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो पाकिस्तान चलेगा। दूसरी तरफ जिद लगी हुई है कि हमें जब तक 5 वजारतें नहीं मिलेंगी हम आपके साथ नहीं हैं। तीसरी तरफ यह है कि हमारी जिद है ये कि हमने आपको नहीं बनने देना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जिद का एलिमेंट बात करने के बाद अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इन्होंने अपने पूरे इस टेन्योर में जो इन्होंने गुजारा है, याद रहे कि इनका टेन्योर यानी खत्म हो चुका है और वो इसीलिए यानी इस ओहदे पे अभी विराजमान हैं कि नए सदर के आने तक उनकी यानी तौसी हुई है। बिल्कुल। इन्होंने अपने किरदार से बताया कि मैं PTI का हूं, मैं PTI का था और मैं PTI का रहूंगा, जिस हद तक कर सकते थे। अब उसमें हमने ये भी देखा कि PTI जिसको वो खुश करने में लगे हुए थे वो भी उनसे नाराज नजर आई। इसका मतलब ये है कि कहीं पे इस तरफ भी रखना है पलड़ा और इस तरफ भी रखना है पलड़ा, ये भी हमें नजर आया। जबकि सदर को तो न्यूट्रल रहना चाहिए, उनको तो इम्पार्शियल होना चाहिए। नुकसान हुआ कि ये देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो बहुत ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए क्योंकि वो इन सब चीजों से, पार्लियामेंट से मुबर्रा है, वो रियासत पाकिस्तान के सरबराह है। बिल्कुल। अब वो बन के दिखाया कि नहीं। हमने देखा कि वो निटी ग्रिटीज में गए, उन्होंने जो है वो माइक्रो मैनेज किया चीजों को। मिसाल के तौर पे एक उनका बिल गया था जो पता नहीं चला वो कहां चला गया, और बाद में पता लगा कि वो बारों बार पीर बदाई होता हुआ वो पास भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये चीज जो है ये मुझ तक पहुंची नहीं और चूंकि पहुंची नहीं लिहाजा इंक्वायरी की जाए।
अब उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे याद है खातून का नाम आया, उस खातून ने पहले ही हाथ उठा दिए कि भाई मैं इस खखेड़ में नहीं पढ़ सकती, मैं बनती नहीं हूं। ठीक है। अब ये किरदार जो है सदर पाकिस्तान का, ये तो हमें नजर आ गया कि वो पीटीआई की तरफ हैं, लेट से 80 to 85%, और 15% जो है वो अपने ओहदे की जो है जरूरियात उसको पूरा कर रहे हैं। इस वक्त जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है वो एक तो जिद आपको नजर आएगी कि जब तक रिजर्व सीटें नहीं होती, जब तक असेंबली पूरी नहीं होती, मैं ये समरी, मुझे डर ये है कि ये समरी गायब ना हो जाए, मुझे डर ये है कि ये समरी दोबारा ना लिखनी पड़े। लेकिन अच्छी बात ये है कि आईन में, कानून में इसका मुतबादिल मौजूद है। स्पीकर सदर पाकिस्तान एक दिन तक नहीं करते, अगले दिन स्पीकर बुला लेगा। अब उसमें जो कुंडी मुझे नजर आ रही है ना, जो मुझे छुपी हुई चीज नजर आ रही है, देखिए 6 जमाती जो इत्तेहाद है उसने आसिफ अली जरदारी साहब को, हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने उसको करना है। पीटीआई की तरफ से अभी कोई आया नहीं है। मेरा अपना ये अंदाजा है कि हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं, अब वो सदर बन गए, उसके बाद उन्होंने जाना कहां है, क्या करना है, ये उनके सामने इस वक्त एक सवालिया निशान है। और उनकी ख्वाहिश लगता है कि यही है कि उनको पीटीआई की तरफ से जो है, या सुन्नी इत्तेहाद जिसको हम आजकल कह रहे हैं, उनकी तरफ से सदर पाकिस्तान के लिए दोबारा चुनने के लिए उनका नाम दिया जाए। अब इस एंगल को जब आप देखते हैं तो आपको साफ नजर आ जाता है कि अब वो खुल के वो सब करेंगे जो कि पीटीआई के हक में जाता है। और पीटीआई के हक में इस वक्त क्या बात जाती है कि ये जी हुकूमत हमने बनने नहीं देनी, बन गई तो चलने नहीं देनी, चाहे हमें आईएमएफ के पास बड़ा अफसोसनाक वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बड़ा अफसोसनाक है। बिलावल खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि आपको भी सदर का जो कैरेक्टर रहा है इन तमाम सालों में, जब से वो सदर मुमलिकत के ओहदे पर फायज हुए, क्या उनका कैरेक्टर शेडी नजर आया? क्या वो एक पार्टी के आलाकार बनते हुए नजर आए? और इस वक्त जो कर रहे हैं, आपको लगता है जो मंतिक वो दे रहे हैं इसके पीछे, वो ठीक है, कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है या नहीं है? देखिए, एक तो सदर की जो बुनियादी तौर पे आइन में जो डेफिनेशन है वो पार्लियामेंट 3 अज्जा पे मुश्तमिल है, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर जी। तो उस आइनी तौर पे भी वो हिस्सा है पार्लियामेंट का, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो पार्लियामेंट का इंटेग्रल पार्ट है। और पार्लियामेंट उनकी जिम्मेदारी है उसकी स्मूथ रनिंग, उसके बिजनेस को मैनेज करना, उसके इजलास वक्तन फ़क्तन बुलाना, साल में जितने दिन होते हैं इजलासों के वो पूरे करना, 120 दिन जो होते हैं, और ये सारी चीज़ें उनकी बहुत एक बुनियादी जिम्मेदारियों में से है। बाकी छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं उनकी, कभी कभार जो उनको आती हैं वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ रही है। बंदा किसी बिल्डिंग के दरवाजे पे बैठा था, लोग जा रहे थे, एक बंदे ने आके पूछा कि मैं अंदर चला जाऊं, उसने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते। उसने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं जाता, बाकी सारे जा रहे हैं। कहता उन्होंने को पूछा था। तो इनसे जब पूछते हैं तो ये रोक लेते हैं, वैसे को गुजरता रहे, जैसे लॉ पास हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, नीचे से वो पास होकर चला भी जाता है, और वो इल्ज़ाम जैसे नजम साकिब साहब ने कहा उस पर लगाना पड़ता है। मुझे कोई इनका रवैया समझ नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक कि पीटीआई की पॉलिसी कोई इनको दी गई है या पीटीआई की पॉलिसी ये फॉलो कर रहे हैं। अच्छा? पीटीआई को भी पता है, उसके लीगल जितने भी ब्रेन्स हैं सबको पता है कि 21 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इजलास होना है और वो हो जाना है, क्योंकि अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन में सब कुछ आपके एतराज़ात के बावजूद उसके रिजल्ट जारी हो रहे हैं और बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें हो रही है, पंजाब का इजलास हो गया, सिंध का हो गया, बलूचिस्तान का होने जा रहा है, केपी का भी हो जाएगा, कौमी असम्बली का भी हो जाना है, तो उसमें आप क्या कर लेंगे, इस किस्म की हरकतें करके क्या अचीव करेंगे? सिवाय इसके कि आप जाते जाते आप रुसवाई कमाना चाहते हैं। आप सदर अब रह नहीं सकते, आपकी हुकूमत पूरी हो चुकी है मुद्दत, आगे इलेक्शन होने हैं और वो होने ही होने हैं इलेक्शन, और उसमें आपका कोई नॉमिनेशन भी मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई नॉमिनेशन भी करेगी इनकी। और इनके हवाले से मेरा ख्याल है पीटीआई भी काफ़ी अब उनकी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इनका रवैया जो रहा है 16 माह के दौरान, ख़ासतौर पे जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इनका जो है वो बहुत अहम किरदार पीटीआई के हवाले से नहीं है। मेरा डाउट है कि पीटीआई ने कोई इनको गाइडलाइन दी होगी, कुछ किया होगा, कि खुद ही अपनी अहमियत जतलाने के लिए, बताने के लिए कि मैं भी बैठा हूँ और मैं भी ये कर सकता हूँ, तो वो रोक सकते नहीं। तो सिवाय इसके कि एक इस सूरत हाल में, जबकि और बहुत से मसाइल हैं मुल्क को दरपेश, इंतखाबी नताइज के हवाले से हैं, इकॉनमी के हवाले से हैं, पोलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं,
तो ये इसमें सिर्फ ये कहने के मजीद उसमें गंद डालने वाली बात है, बाकी कोई इसकी मुझे तोजी समझ नहीं आती। इजलास ये रोक नहीं सकते किसी तरीके। लेकिन एक मैं जरूर कह दूं कि अगर स्पीकर ने भी बुलाना ना, अगर स्पीकर ने भी बुलाना है तो खुदारा 28 को बुला ले। 29 फरवरी को अगर इजलास बुलाएंगे तो इस असेंबली की सालगिरह 4 साल बाद हुआ करेगी। ये हर साल नहीं फिर बना सकेंगे। तो इसलिए मेरे सिर्फ ये बड़ा आपने अच्छा या 28 फरवरी को बुला ले या 1 मार्च को बुला ले या 1 मार्च को बुला ले, वरना ये लीप का साल आएगा तो सालगिरह होगी, अदरवाइज इसकी सालगिरह ही नहीं मनाई जा सकेगी। चलें जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया। साकिब ये बताइए कि क्या खबरें हैं, सदर क्यों दस्तखत नहीं कर रहे? 25 तारीख हो गई है, 29 तक बुलाना है, 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन से पड़ी हुई है समरी। क्या वो इलेक्शन कमीशन के फैसले का वेट कर रहे हैं जो मखसूस नशिस्तों को लेकर आना है? जी बिल्कुल, वो फैसले का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई बतौर जमात भी यही कह रही है। कल पंजाब की जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मामला था तो वहाँ पे भी उन्होंने यही पॉइंट रेज़ किया, और पीटीआई मुतालबा भी यही कर रही है कि जब तक कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती। इलेक्शन कमीशन ने भी फ्राइडे को ये डिसाइड करना था, उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मुख्तसरन मैं बात करूँ तो 2-3 दफ़ा रिसेंट पास्ट में अडियाला जेल में भी 1-2 दफ़ा प्रोसीडिंग के दौरान भी और बाहर जो अदालतें थी उनके दौरान भी सदर आरिफ अलवी के किरदार के हवाले से जब जो साबिक चेयरमैन पीटीआई है उनसे बात हुई तो वो भी काफ़ी नालान नजर आते हैं। अच्छा, ऐसे लगता है कि सदर आरिफ अलवी जाते जाते पीटीआई को कुछ जो है वो खुश करने की कोशिश किए हुए हैं। नाला इस पॉइंट पे है कि जब ये पीडीएम की हुकूमत गई थी तो उस वक्त आपको शायद याद हो कि सदर आरिफ अलवी ने खत लिखा था, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ये कह के गई कि एक्ट जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है। तो वो एक कंफ्यूजन थी, तो उस कंफ्यूजन में सदर ने तारीख नहीं दी थी। तो उस दौरान जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सदर ने क्यों तारीख नहीं दी। तो ये पॉइंट आया, लेकिन जब सदर ने तारीख नहीं दी थी, इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया था, तो उस पर पूरी पीटीआई जो है वो बहुत नाराज थी कि सदर ने क्यों नहीं तारीख दी। लेकिन इससे कबल 2 पॉइंट्स, एक जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है इनके खिलाफ जब रेफरेंस आया था उस वक्त भी इनको सुबकी का जो है वो सामना करना पड़ा था। फिर दूसरा 10 अप्रैल 2022 है जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, वहां पे अदम एतमाद वाला मामला था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी थी उसमें भी इनके खिलाफ चीजें जो लिखी गई थी इनके एक्ट के खिलाफ। तो मेरा यह ख्याल है कि गैर जरूरी तौर पर वो एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं और अपनी पीटीआई के तरफ जो है वो हाजिरी लगवाने की कोशिश है, बजाय ऐसे लगता है। चलें देखते हैं कि वो कितना कामयाब हो पाते हैं इसमें, लेकिन ये एट द कॉस्ट ऑफ आइन और कानून नहीं होना चाहिए। नजमुल साकिब साहब जरा आ जाते हैं इस बात पे, ये जो अंदरूनी खलफशार हमें नजर आ रहा है पीटीआई के अंदर, बैरिस्टर अली जफर साहब की स्टेटमेंट आ गई, उनको नॉमिनेट किया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और हिचकिचाहट का वो इजहार कर रहे हैं और उसकी रीजन वो ये दे रहे हैं कि जी मुझे मुकदमात पे फोकस करना है। ये रीजन समझ आती है आपको? ये देखिए, अली जफर साहब एक बहुत मंझे हुए कानूनदान हैं और वो हमारे जैसे थोड़ी है कि कहेंगे जी मेरा दिल नहीं चाह रहा या मुझे आगे कुछ अंधेरा नजर आ रहा है। वो तो कोई कानूनी जवाब देंगे और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया पसंद आया कि मैंने उनको जेल से निकालना है और अगर मैं चेयरमैन बन गया तो मेरी तो ख्वाहिश होगी वो जेल में ही रहें। देखिए मुझे जो नजर आ रहा है ना इस वक्त पीटीआई का, उसमें जो है वो कुछ मुझे इंडिकेशंस मिली हैं ख़ासतौर पे खान साहब के जेल में जाने के बाद, जिससे मुझे ये लगता है कि पीटीआई को अब तहरीके इंसाफ है ना, इनको अभी एक सियासी जमात बन जाना चाहिए और सियासी जमात बन के दिखाना चाहिए। सियासी जमात जिसमें कि ये होता है खुदा न खास्ता अगर लीडर को कुछ होता है तो उसके बाद क्या होगा। हाँ, अभी तक ये है कि हमने इलेक्शन में भी देखा कि जो वोट पड़े वो खान को पड़े, जो वोट पड़े वो पीटीआई को पड़े, लेकिन फिर उसके बाद क्या है। मिसाल उसको यानी इस तरह से दे सकते हैं कि लतीफ खोसा साहब की एंट्री होती है पीटीआई में और वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो एक पासे हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक स्पोक्स पर्सन की जरूरत थी जो कि जेल में खान साहब हैं तो वो उनके बिहाफ पे बात कर सके, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी। हमने ये देखा कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई गौहर नायाब है और कभी अली जफर साहब आ रहे हैं। बाद में पता लगा जी असल बात तो जो है वो मरवत साहब कर रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आई कि आपका स्पोक्स पर्सन कौन है। देखिए अगर मुख्तलिफ आवाजें आनी शुरू हो जाए ना तो लोगों का एतबार और एतमाद उठ जाता है। तो सबसे जरूरी बात तो ये कि आपका कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो कि नहीं है। ठीक है। अभी
आपने गौहर साहब को चेयरमैन बनाया, वो जो इंट्रा पार्टी एक छोटी सी ग्राउंड में हुई, अभी उनको एक तरफ साइडलाइन कर दिया गया है। अभी अली जफर साहब आए हैं, यदि अली जफर साहब को भी पता लगा है, वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। लतीफ खोसा साहब इस वक्त सीन पे हैं ही नहीं। मरवत साहब हैं और वो कुछ और बातें कर रहे हैं कि जी यानी केपीके में ऐसा होना चाहिए था और फलां फलां फलां। देखिए, एक तरफ तो ये है कि कोई जानशीन नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि कोई स्लीब उठाने को भी तैयार नहीं है। ये जरा नोट कीजिएगा, ये एक स्लीब है जो उठानी है। इलेक्शन में अब सबको पता लग गया है कि हुकूमत तो हम बना नहीं सकते, हमारा मुस्तकबिल जो है वो 3-4 साल, 2 साल, 4 साल उधर तक हमें वेट करना पड़ेगा। और आगे नजर क्या आ रहा है? पीटीआई को सिर्फ 2 चीजें आगे नजर आ रही हैं, मुश्किलात और अदालतें। ये 2 चीजें नजर आ रही हैं। अब इस सूरत हाल में चेयरमैन कौन बनेगा? और इस वक्त की आखिरी बात, सबको पता है कि अगर इंट्रा पार्टी ये 4-5 मार्च को करा भी लेते हैं, कोई चेयरमैन बन भी जाता है, तो वो सिर्फ बातों का चेयरमैन होगा। अच्छा, असली चेयरमैन तो खान है। लिहाजा इसमें मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि खान को पीटीआई की तंजीमें नौ करनी है, तहरीक से उनको सियासी जमात बनानी है, और पीटीआई को इस वक्त एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो जेल से बाहर हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है। राव खालिद साहब, क्या इस डिवाइड की यही वजह है कि पीटीआई एक वन मैन पार्टी बनी रही है? नाउ दैट द मैन इज नॉट ऑन द ग्राउंड, तो अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, पावर किसके पास है, किसकी सुननी है, किसकी चलनी है? देखिए, वो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनसे राब्ते में हैं लोग, उनसे रेगुलरली मिलते रहते हैं, उनको गाइडलाइन भी मिलती रहती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इलेक्शन में जिस तरह से नॉमिनेशंस हुई, टिकट्स दिए गए, टिकटों की तकसीम हुई, नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, सबसे ज़्यादा जमातों से उन्होंने फ़ाइल किए नॉमिनेशन पेपर, पीटीआई ने सूबाई हो बल्कि कौमी हो और पूरे मुल्क में किए। तो दैट शोज़ के वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, किसी हद तक कर भी चुकी है। तो ये कहना कि वो उनके ना होने से कोई पार्टी को कोई बहुत बड़ा धचका लग गया या पार्टी टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वो नहीं है। अच्छा। और जिस दिन वो बाहर आएंगे, नो डाउट, ये तो एक ब्रांड है ना इमरान खान और पीटीआई, वो ब्रांड उसने चलना है और उसके जो नारे हैं वो भी इंटैक्ट है, जितने भी उन्होंने लगाए सब कामयाब हुए। एब्सोल्युटली नॉट हो या वो गुलाम वाला हो या तब्दीली वाला हो, जिससे सबसे अब वो वापस पलट गए। तो वो जिस दिन बाहर आएंगे वो सारा वो एक यूनिफाइंग फोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वो एग्जिस्ट करते हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, वो यूनिफाइंग फोर्स रहेंगे। एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम करने की ज़रूरत है, कल भी मैंने बात की थी, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको नहीं बाकी पार्टीज़ को भी, क्योंकि ये नहीं होंगी पार्टी, ऑर्गेनाइज पार्टीज़ नहीं होंगी तो इसी तरह रहेगा। कभी को पार्टी 10 सीटों पे आ जाएगी, कभी को 50 पे चली जाएगी, कभी को 12 पे आ जाएगी, कभी एक सूबे तक रह जाएगी, कभी 2 ज़िलों तक रह जाएगी। तो यही चलता रहेगा सिलसिला, जब तक एक प्रॉपर जो दुनिया भर में जिस तरह से है 2 पार्टी सिस्टम हो, 3 हो जाए, लेकिन कम अज़ कम को ऑर्गेनाइज पार्टीज हो तो उस पर चलेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। पीटीआई को तो सबसे पहले इन्होंने कोशिश भी की थी एक बीच में इलेक्शन कराने की, जिसमें वजूद्दीन अहमद नाराज़ भी हो गए थे उस वक्त। वो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर साहब की वो कशमकश का शिकार हो गए इलेक्शन। तो वो ये मेरा ख्याल है वो अगर बाहर आएंगे तो उस वक्त वो कराएंगे। लेकिन मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए, चैलेंजेस बहुत हैं उनके लिए, तो वो देखें किस तरह नबर्द आजमा होते हैं। इलेक्शन एक रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनको कोई ना कोई चेयरमैन नॉमिनेट करना है, इलेक्शन कराने हैं 3 मार्च को। तो ऑब्वियसली वो अली जफर साहब नहीं आएंगे, कोई और आ जाएगा, वो नहीं होगा, कोई और आ जाएगा। तो इलेक्शन बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है ताकि पीटीआई एज ए पार्टी रजिस्टर हो जाए और उसका इंतखाबी निशान भी उसको मिल जाए। ठीक है साकिब, आपके पास क्या खबरें हैं? अगर बैरिस्टर अली जफर नहीं बनना चाहते, एक तो वो क्यों नहीं बनना चाहते, इस बारे में क्या इत्तलात है? और अगर वो नहीं बनना चाहते तो फिर उनकी जगह अब कौन आएगा? बैरिस्टर अली गौहर ही होंगे दोबारा से? जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनमें जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने का वक्त ख़त्म हो चुका है और बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब उनके सेक्रेटरी जनरल होंगे, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पूरा पैनल जमा करा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तय हो गई
कि बैरिस्टर अली जफर नहीं आ रहे, बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन पीटीआई होंगे। ठीक है, ठीक। अब बैरिस्टर अली जफर क्यों नहीं बने? तकरीबन 3 रोज कबल जब इनकी नामजदगी हुई, तकरीबन 3 बजे ये अनाउंसमेंट हुई अडियाला जेल के बाहर, तो अगले रोज तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई बैरिस्टर अली जफर से। अच्छा। तो उनसे पूछा मैंने कि कैसे आप जो है वो मैनेज करेंगे, आप लीगल ग्राउंड पे देखते हैं तो सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? तो उनका जवाब जो था, मेरा ख्याल में उसी वक्त ये पता चल गया था कि आप वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि रात मेरी नामजदगी हुई और रात को मुझे इतनी कालें आई हैं पूरे मुल्क से कि किसी का कोई मखसूस नशिस्तों का मामला था, किसी की कोई टिकट का मामला था, किसी की और सीट का मामला था। तो इस तरह का उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर जी बिल्कुल पूरी, उन्होंने कहा कि पूरी रात मैं जो है वो रात गए तक वो कालें और मैसेजेस और वही देखता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं लीगल ग्राउंड्स पे जितने भी लीगल मैटर्स हैं इमरान खान साहब के या पीटीआई के वो देख रहा हूं, तो एक ही मैं चला सकता हूं, 2 जो है वो नहीं चला सकता। तो उसी वक्त उनका ज़हन था कि मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा जो इमरान खान साहब से कि मैं जो है वो नहीं आना चाहता, आप जो है वो किसी और कोई जो है वो लेके आए। अच्छा, इन द फर्स्ट प्लेस साकिब, इन द फर्स्ट प्लेस आया ही क्यों था अली जफर साहब का नाम? इस बारे में ज़रा बताइएगा। पहले क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैनशिप के लिए ज़ाहिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, मुंतखब भी हुए थे, बैरिस्टर अली जफर का नाम कैसे आया था बीच में? जी जी, ये जो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि एक तो इलेक्शन में वोट एक नाम पे पड़ा है, ना बैरिस्टर गौहर, ना बैरिस्टर अली, ना लतीफ़ खोसा, ना सलमान अकरम राजा, कोई भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर अली जफर बने या गौहर बने वो एक फॉर्मेलिटी है। तीसरा जो सवाल आपने पूछा है, ये नॉमिनेशन पहले भी इमरान खान साहब ने की थी बैरिस्टर गौहर की, अभी भी 4 दिन पहले जब नॉमिनेशन हुई तो वही उन्होंने अडियाला जेल में जब मुलाकात हुई वकला के, उन्होंने नॉमिनेशन कर दी कि आइंदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर अली जफर जो है वो चेयरमैन पीटीआई होंगे। बाहर आके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अंदर जो है वो जेल में बैठे जो है हमारे लीडर हैं वो ये कह रहे हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद जो है बैरिस्टर अली जफर ने मेरा ख्याल में दोबारा रिक्वेस्ट की है और वो पीछे हटे हैं और बैरिस्टर गौहर को जो है वो दोबारा जो है लाया गया इस चेयरमैन पीटीआई, बताओ चेयरमैन पीटीआई। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जमहूरियत के लिए जहां मजबूत हुकूमत और कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, वहीं मुतहर्रिक अपोजिशन और इख्तिलाफ राय भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर इख्तिलाफात नहीं होंगे, मुबाहिसे नहीं होंगे, तनकीद की गुंजाइश नहीं होगी तो वो सिस्टम जमहूरियत नहीं बल्कि आमरीत कहलाएगा। अब अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत पर नज़र रखे, जो फैसले हुकूमत कर रही है, जो कानून साजी और बिल्स वो लेकर आ रहे हैं, आया वो अवाम के मफाद में है या नहीं ये देखना, यानी ऐवान के अंदर हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर की जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त मुंतखब नुमाइंदों की बड़ी तादाद है जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रही है और इसमें ज़्यादातर अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्लस पीटीआई के हैं। यह अपोजिशन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कितना मुस्बत किरदार अदा कर सकती है, इसी पर डिस्कशन करेंगे। राव खालिद साहब, इस अपोजिशन को हम कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हुए देखेंगे या फिर कैओस का बाइस बनेगी? देखिए, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है क्या पहले तो हमें ये तय करना है कि क्या हम जमहूरियत या जमहूरी असूलों के मुताबिक हम उस तरह चलते हैं इंतखाबात से लेके हुकूमत साजी तक, और हुकूमत साजी में जो सौदेबाजियाँ होती हैं और फिर वो एक लूटों का किरदार आता है और इस किस्म की चीज़ें करके जब हम इस किस्म का जो एक जो इकट्ठा करते हैं मामला जिस तरह से बनाते हैं, तो क्या हम जमहूरी असूलों के मुताबिक कर रहे होते हैं? जो जमहूरियत हम फॉलो कर रहे हैं कि या दुनिया भर में वही जमहूरियत है, उसी तरह से चलती है जमहूरियत? नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं है। हम बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की हमारे हैं। हमारे जो लीडरशिप है बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ जमातों की, वो भी एक आमराना सोच रखती है। कहते तो हम वोट से आए हैं, लेकिन सोच उनकी आमराना होती है और वो हुकूमत में आके 2 काम करते हैं। आप कोई भी हुकूमत उठा के देख लें, एक तो सबसे पहले वो अपने अरेंजमेंट्स जो जिसमें वो मैक्सिमम अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को, अपने लाडलों को अहम पोस्टों पे लगा सके, ब्यूरोक्रेसी में अहम लोगों को अपने को लगा सके, अकरबा परवरी जिसको हम कहते हैं, उनको अकोमोडेट करें। उसके बाद वो डंडा लेके नैब से FIA और लेके अपोजिशन के पीछे चढ़ जाते हैं और उनको सियासी मुखालिफ की बजाय उनको दुश्मन समझते हैं।
तो ये एक पैटर्न हमें अपनी पूरी सियासत में पिछले 70-72 साल से नज़र आता है। चोरी ज़हूर इलाही जो थे, उनके भैंस चोरी में उन पर मुकदमा हुआ और इस किस्म के यानी मुकदमात बनते हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। हाँ। तो ये है, हम दूसरे अपोजिशन की सियासी स्पेस ख़त्म करने के लिए हुकूमत जो काम शुरू कर देती आती, तो अपोजिशन का जो किरदार है नो डाउट जमहूरियतों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटी सिस्टम है बुनियादी तौर पे वो उसको चलाता है, जहाँ पे कानून साजी से लेके पॉलिसी साजी से लेके सारा कुछ होता है। और कमेटियों में सबसे अहम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो अकाउंट फॉर करती है, जो ऑडिट होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वजारतों के, महकमों के, उनको अकाउंट फॉर करती है और उनके ऊपर वो अपने जो भी है ऑब्जर्वेशंस और चीज़ें और वो उनके बड़े इख्तियारात भी हैं उसमें और वो इस्तेमाल करते हैं। पीपल्स पार्टी जब 2008 में आई उस वक्त एक ट्रेडिशन सेट की उन्होंने कि जो अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन था वो अपोजिशन जमात से लिया जाता था। बिल्कुल। तो वो चला, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब जब बने नवाज शरीफ के दौर में वो बने तो उन्होंने ज़रा चेयरमैन के तौर पे अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो वो ऐसे ज़ेरे अताब आए कि अब वो कोई इलेक्शन ही नहीं जीत पाते बेचारे, वो उनको हार जाते या हरा दिया जाता है। जमहूरी असूलों पे चलना, जमहूरी रवैयों का होना, ये बहुत बुनियादी चीज़ें है और हम इत्तफाक से बहुत ही नापैद है ये चीज़ें। और दूसरी जो चीज़ है कि जब कोई हुकूमत जाने लगती है, हमारा ये भी तजर्बा है मेरा तो सहाफ़त में होते हुए, कि जब कोई हुकूमत जाने लगती है वो अपनी सारी नाकामियाँ जो है ना वो मीडिया के सर थोप देती है कि ये मीडिया हमारे खिलाफ कंपेन कर रहा है, मीडिया इस तरह कर रहा है, मीडिया उस तरह कर रहा है, तो इस तरह करके फिर उसके वाइस वर्सा में मैं एपीपी में होता था, सरकारी न्यूज़ एजेंसी थी, तो उसमें प्रमोशनल स्टोरीज जब चलाई जाती थी ना हुकूमत की, हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, तो हम अज़राए तफन्नुन दोस्त कहते थे कि अब हुकूमत बचाने की जिम्मेदारी अगर एपीपी पे आ गई है तो इसका मतलब हुकूमत फारग है। सही बात है। तो वो ये आखिरी नज़ला हम पे गिरता है आगे। तो बुनियादी तौर पर जो रवैया, हुकूमत का रवैया डिटरमिन करता है कि अपोजिशन किस किस्म का रोल अदा करेगी। आया उसको आगे लेके चलना है, बेहतर लेजिस्लेशन करनी है, बेहतर पॉलिसी साजी करनी है, बजट एक ऐसा बनाना है जो जिसमें वो सारी चीज़ें हों जिससे मुल्क में खुशहाली है, मुल्क में बेहतरी हो, आप फजूल खर्ची से बाज आएँ। आप अगर वजारतें कम करना चाहते हैं, फेडरल में तो हो ही जानी चाहिए, अब तो ज़रूरत ही नहीं है, सारे सूबों के पास इख्तियार है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहेंगे तो चलेंगे, अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी कोई हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अपोजिशन भारी भरकम है लेकिन कोई बहुत अहम रोल अदा कर सकेगी। ठीक है, यानी आपको लगता है ये अपोजिशन इतना अहम रोल नहीं प्ले कर सकती। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, क्या मजबूत अपोजिशन मजबूत ऐवान के लिए या मजबूत हुकूमत के लिए या मजबूत जमहूरियत के लिए कितनी ज़रूरी है, और क्या ये वाली जो इस वक्त अपोजिशन बनने जा रही है ये वो किरदार अदा कर पाएगी? एक अच्छी और मजबूत अपोजिशन जमहूरियत का जुज़्व ला यनफक है, यानी एक ऐसा जुज़्व है जिसको आप अलहदा कर ही नहीं सकते। आपने शैडो गवर्नमेंट का भी सुना होगा जी। अब जमहूरियत को जब आप देखते हैं ना किताब में, तो वो आपको कुछ और नजर आती है। आप जब उसको देखते हैं यूके में वो डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट है, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ 3-4 बातें बताऊंगा, थोड़ा सा यानी देख लेते हैं कि ये जो जमहूरियत की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्या पाकिस्तान उनको पूरा कर रहा है। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले ये होता है कि उस मुल्क में अगर जमहूरियत है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, क्या हमारे यहां होते हैं? नंबर 2, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गैर जानिबदार होती है, क्या हमारे यहां होती है? नंबर 3, वहां पे जो आपके यानी पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और आपका मीडिया है, ये अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते, क्या हमारे यहां ऐसा होता है? सबसे अलग-अलग काम करना, अलग-अलग अपने अपने दायरे इख्तियार में रह के बात करना। अब ये मैंने आपको सिर्फ 4 बताए हैं जो कि जमहूरियत के बुनियादी असूल हैं। 5वें नंबर पे आती है आपकी अपोजिशन। ठीक है, देखिए अगर तो अपोजिशन नहीं है, जो कि मेरे पाकिस्तान में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो भी हुकूमतें आई हैं उसमें अपोजिशन में लोग जाना चाहते ही नहीं है। आप अपोजिशन को समझते हैं कि ये क्या जी, अपोजिशन में क्या बैठेंगे? तो सारे अपोजिशन में जाना चाह रहे थे कुछ दिन पहले तक। पास कर सकते हैं ना, नहीं वो एक सियासी नारा है। अच्छा। अब ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक पीटीआई को अभी अपोजिशन में हम जाता हुआ देख रहे हैं, और एक दफा जब वो चले गए, मेरे ख्याल में
पाकिस्तान की पूरी तारीख में जो सबसे मजबूत ऑपोजिशन की तवक्को रखी जा सकती है वो हमें पीटीआई के इन इंडिपेंडेंट से यानी होनी चाहिए। मगर हमारे यहां यानी अपोजिशन में को बैठना पसंद ही नहीं करता। एक तारीख मुरतब होगी मेरे ख्याल में रामीन जी कि अगर ये हुकूमत इस तरह से बन जाती है, PDM2 ये 6 जमातें इत्तेहाद वगैरह PPP नून ये हुकूमत बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी उनका बन जाता है, शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, तो उसके बाद जो अपोजिशन है, क्योंकि उसका बुनियादी एक ही काम है कि जो भी बिल पास हो रहा है, जो भी बात पार्लियामेंट में हो रही है, नेशनल असेंबली में हो रही है, वो इस तरीके से हो कि उसमें फलाह बहबूद आवाम की हो, उसमें वो एक यानी रोड़ा अटका सकते हैं कि भाई ये बात गलत कर रहे हैं आप। और सेनेट में हमने देखा है इक्का दुक्का आवाज आ जाती है। आपको लगता है पीटीआई में ये पोटेंशियल है इस तरह की ऑपोजिशन करने का, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करने का? जी बिल्कुल, ये रिवायत हमारे यहां पढ़नी चाहिए। अब ये है कि अब जो बिल पास होगा ना रामीन जी, अगर तो अपोजिशन मजबूत है तो वो बड़े ही कड़ाकेदार किस्म का होगा और वो सारे अवाम को, सारी पार्लियामेंट को वो मंजूर होगा। अल्लाह करे कि ये रिवायत पढ़े। ठीक है जी, दुआ ही कर सकते हैं। साकिब, हमने देखा था कि जब अभी पंजाब असेंबली में इजलास हुआ तो बड़ा शोर शराबा हुआ तो उसके अंदर हालांकि वहाँ पर जो पीटीआई के अरकान हैं, उनके जो आज़ाद अरकान हैं, उनकी तादाद फिर भी कम है बनस्बत कौमी असेंबली के। कौमी असेंबली में अब तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो 81 अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, या पीटीआई कह लें उसको। तो ये तो बड़ा खिचड़ी भी पक सकती है, ऐवान मछली मंडी भी बन सकता है, लेकिन अगर जमहूरी उसूलों पे पूरा उतरा जाए तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन भी हो सकती है। क्या होता आप ज़्यादा देख रहे हैं, किसके चांसेस हैं? जी बिल्कुल, एक तो जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं, उनमें अक्सरियत नए लोगों की है जो पहली दफ़ा जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। और उसमें दूसरा जो इजाफा है वो लीगल बैकग्राउंड के वकला भी हैं, बड़ी तादाद में वकला भी हैं। और तीसरा मामला ये है कि पीटीआई की मेन लीडरशिप नहीं है, मतलब जो वकला है या अगर बैरिस्टर गौहर भी हैं तो वो वकील, बतौर वकील थे, वो चेयरमैन आएंगे। और उमर अयूब हैं, वो पहले भी पार्टी में थे, लेकिन मेन जो लीडरशिप थी, टॉप की लीडरशिप आप जिसको कहते हैं, उसमें नहीं थे। तो पीटीआई किरदार तो बहुत अदा कर सकती है, क्योंकि 2018 में जो पीटीआई आई पार्लियामेंट में या उन्होंने हुकूमत बनाई तो उन पर इल्जामात थे कि वो लाए गए हैं। 2024 में वो इल्जाम नहीं है कि वो लाए गए हैं, तो इट मीन के अगर पब्लिक ने उनको वोट दिया है तो वो पब्लिक के नुमाइंदे बनकर पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं। अपोजिशन के किरदार पे जाने से पहले जो है वो पिछले 10 साल का अगर तजिया कर लिया जाए कि 2013 से ऑनवर्ड 2 हुकूमतें गुजरी हैं तो अपोजिशन का रोल कैसा रहा। अगर हम बात करें 2013 से 2014 के धरने तक तकरीबन 1.25 साल जो है वो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब की जो किचन कैबिनेट थी वो उसके इर्द गिर्द ही घूमते थे, पार्लियामेंट के वो नहीं जा रहे थे, लेकिन अपोजिशन आती, सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इतना एक्टिव रोल नहीं था। लेकिन उस वक्त आपने देखा कि 2014 में जो धरना हुआ, उस धरने के पीछे लंदन प्लान की बात आई, फिर उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की बात आई, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उस वक्त अपोजिशन ने उस पार्लियामेंट को बचाया, उस वक्त की नून लीग की हुकूमत को बचाया, वज़ीर आज़म को बचाया। फिर वो मामलात आगे चलते रहे, नवाज शरीफ साहब चले गए, 2018 आ गया। 2018 से लेकर जब तक के 10 अप्रैल 2022 तक इमरान खान साहब जो है वो उनकी हुकूमत रही है, तो उनकी डे 1 से आखिरी दिन तक अपोजिशन के साथ नहीं बनी। अपोजिशन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो हमेशा को पैगाम देते रहे, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते थे कि उनका बयानिया एहतसाब का है कि वो जी चोर डाकू, उनके खिलाफ उन्होंने जो है वो कार्रवाइयां करनी है। तो हमने देखा कि कभी नैब ने तमाम अपोजिशन को अंदर डाला जेलों में, कभी जो है वो एंटी करप्शन ने, तो कभी दूसरे इदारों ने, और वो बाद में जितने भी केसेस खुले और अदालतों में पहुंचे तो पता चला उन केसेस के पीछे तो था ही कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज भी हुकूमत आए और अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इस किस्म के बहाज खोलना शुरू कर दे तो फिर जो है वो अदम इस्तेकाम ही रहेगा। लेकिन जहां तक अपोजिशन की बात है, एक जो मुस्तकिल और मजबूत बुनियादों पर पीटीआई अपोजिशन इस वक्त कर सकती है। उसकी वजह एक और भी है कि वही अप्रैल 2022 से लेकर मैं कहूंगा कि फरवरी 2024 तक
पीटीआई की जिस तरह भी आप कहें, उन्होंने एक सख्त जो है वो फेज देखा है। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल कहीं ना कहीं है, उन पर इल्जामात भी हैं, उनके बाकी केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस पर हमले हुए, जिन जिन पर इल्जामात हैं उनके खिलाफ ट्रायल भी चलेंगे। लेकिन इस दौरान पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर हिल गया, पार्टी खत्म हुई, लेकिन इसके बावजूद वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक मजबूत आवाज बन सकती है अगर वो बनाना चाहे और एक प्लानिंग के तहत चले और टफ टाइम दे सकते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि जो शहबाज हुकूमत है वो भी इतनी मजबूत नहीं होगी, वो भी पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग मिलकर जो है वो ये चला रहे हैं, तो इसलिए अपोजिशन एक मुस्तकिल और मजबूत किरदार अदा कर सकती है। खास तौर पर जो लेजिस्लेशन होनी होती है, जो कायमा कमेटीज में जो किरदार इनका एक्टिवली बनता है, वो इनको जो है वो अदा करना चाहिए। आखिरी बात मैं करूंगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मुख्तलिफ उमूर जो है वो अदालतों में जो है वो उस वक्त की अपोजिशन लेके आती थी, क्योंकि उनका रवैया भी सख्त था, पीटीआई की हुकूमत था अपोजिशन के खिलाफ। तो उस वक्त जो मोहसिन शाहनवाज रांझा थे वो अक्सर अदालतों में क्योंकि पिटीशंस लेके आते थे, तो उनसे मैंने सवाल किया एक दिन कि आप तो हमेशा कहते थे कि अदालतों में जो पार्लियामेंट के उमूर हैं या एग्जेक्टिव के हैं वो नहीं आने चाहिए, तो आप खुद जो है वो लेके आ रहे हैं। आज आप 2018 से पहले जो है वो इतराज करते रहे हैं, तो उनका जवाब फिर यही था कि क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन बिल्कुल आमने सामने और एक दूसरे से हिसाब किताब जो है बराबर करने पर जो है वो तुली होती हैं, तो फिर अदालतें जो है वो दरमियान में आ जाती हैं, फिर ना एग्जेक्टिव काम सही तरीके से कर सकता है ना पार्लियामेंट कर सकती है। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि पार्लियामान को ओवरऑल मजबूत बनाने के लिए हुकूमत को अपोजिशन को स्पेस देनी चाहिए और अपोजिशन को भी हुकूमत को स्पेस इस लिहाज से इतनी तो देनी चाहिए कि वो काम जो है वो करा सके और ये एग्जेक्टिव और पार्लियामान के उमूर जो है वो आगे बढ़ते रहें। ये बड़ी अहम बात की है क्योंकि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हुकूमत को भी ये कोशिशें नहीं करनी चाहिए नाजरीन के अपोजिशन को विक्टिमाइज करे, और अपोजिशन को भी ये कोशिशें नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत को डिरेल करने की कोशिशें करे। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की कॉज के लिए आलमी अदालत इंसाफ में आवाज़ उठाई गई है। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को उजागर किया है। इजराइल मुनज़्ज़म तरीक़े से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम आलम इजरायली जारहियत को फ़ौरी तौर पर रुकवाने में किरदार अदा करें। नजमुल साकिब साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये केस पेश किया है, अपना मौक़िफ़ पेश किया आलमी अदालत इंसाफ में, आप मुतमईन हैं? मैं यूँ समझिए कि 90% मुतमईन हूँ, इसलिए कि जो काम की बातें थी वो सारी इसमें की गई हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि इजराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, इसे रोका जाए। फिर ये कहा गया कि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये ICJ का फेलियर होगा। उसके बाद ये कहा गया कि इजराइल के गासिबाना कब्जे के कानूनी नताइज निकलेंगे, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह थी कि इर्रिवर्सिबल चेंजेस जो हैं वो ग्राउंड पे हो रहे हैं। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन मैं उस ड्राफ्ट में ये देखना चाहता था कि ज़रा ये भी बताया जाए कि कश्मीर कॉज जो है उसके पीछे क्या हिसाब किताब थे और हिंदुस्तान ने क्या किया और जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आई। ठीक है, मुझे उसका वो एलिमेंट नजर नहीं आया। अच्छा। फिर मेरा ये था कि पाकिस्तान ने तो 1948 से लेके आज तक हमने तो ये जो आपकी OIC बनी, ये तो बनी ही फ़लस्तीन के, यानी टॉपिक ही एक था कि यानी फ़लस्तीन को आज़ादी दिलवानी है और उनका एक अलग से रियासत बनवानी है। और वो OIC का आपको याद होगा लाहौर में बाकायदा इजलास वगैरह 1972-73। अब ये कि ये 3-4 एलिमेंट जो हैं वो सही तरह से उजागर नहीं हो सके, लेकिन मेन चीज़ जो थी वो इसमें हमें नज़र आई कि पाकिस्तान ने बताया एक दफ़ा फिर से, हाँ थोड़ा सा टाइमिंग का भी इसमें है कि पाकिस्तान ने हमेशा से फ़लस्तीन का साथ दिया है और सबसे पहले नंबर पे होता था, सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान आगे होता था। इस दफ़ा जनूबी अफ्रीका जो है वो ज़रा थोड़ा सा लीड ले गई, थोड़े से टाइमिंग का फ़र्क पड़ गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। असल चीज़ ये है कि इजराइल इस पे जो है वो क्या रिएक्शन देगा और ICJ में जो है इसका होगा क्या। ये जो 2-3 पिटिशंस आ गई हैं, सबसे पहले तो ये है कि इजराइल ऑलरेडी कह चुका है
कि ये कानून की बात आप नहीं कर रहे, आप सियासत कर रहे हैं और हम इसको डिसमिस करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब है वो तो पहले ही कह चुके हैं। इससे पहले वो यूनाइटेड नेशंस को भी कह चुके थे कि आप अपनी चोंच बंद रखें, आप अपनी आवाज बंद रखें, आपका कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा एलिमेंट इसमें यह है कि इजराइल जो है वो ये कह रहा है कि अगर बात करनी है तो ये बात करें कि हमास के पास जो हमारे हॉस्टेजेस हैं इजरायली, उनको कितनी जल्दी जो है वो उन्होंने रिहा करवाना है। अब ये है कि दुनिया जो है वो बट गई है। ठीक है रामीन, इंसाफ जो है वो आपको नजर आता है हवा में तहलील हो रहा है। किसी जमाने में ये होता था कि साबित करने की कोशिश की जाती थी कि कोई किसी पे गासिबाना हमला करने की साजिश कर रहा है और उसको प्रूव करने में और लोग डरे हुए होते थे। अब हमारे सामने क्या हो रहा है, सीधा सीधा सा नस्ल कुशी हो रही है और हम कुछ नहीं कर सक रहे। यकीन कीजिए ये कसम पुरसी, ये बेबसी जो है, और मुझे ये किसी वजह से पता है कि तारीख हम में से किसी को भी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है आईसीजे में पाकिस्तान क्योंकि अब आवाज़ उठा रहा है तो क्या कोई इसके असरात होंगे, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से केस पेश किया, लेकिन मैं भी तायद करूंगा नजमुल साकिब साहब की कि पाकिस्तान को इसमें पहल करनी चाहिए थी। अच्छा। अब तो 50 मुल्क है, उनको उन्होंने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बुलाया है, वो अपने अपने उस पर कर रहे हैं। यकीनन इंसानी हमदर्दी के हवाले से और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उस हवाले से सारी बातें हो रही है। मसला ये है बुनियादी तौर पर जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो रियल पॉलिटिक कर रही हैं, जिसमें कोई इखलाकी कानूनी वगैरह कोई ये चीज़ें नहीं आती। जैसे वो इराक में घुस गए जाली मेमो के ऊपर WMDs का बहाना करके, और आज तक किसी को शर्मिंदगी तक नहीं हुई, ना किसी ने माना है। वो कहते हैं हमने जो किया ठीक किया। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है तो करती है। मुझे अफसोस सबसे बड़ा ये लगता है कि इसराइल घिरा हुआ है मशरिक़ वस्ता के उन ममालिक में जो मुस्लिम ममालिक हैं, और वो सिर्फ थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते आप इसराइल के गला पकड़ लो, उस पर हमला कर दो, उसको तबाह बर्बाद कर दो। हम कहते हैं सियासी और सफारती तौर पे थोड़ा सा तो खुदा के वास्ते अपने पाँव पे बोझ डाले, वजन डाले, थोड़ा सा तो हौसला करें कि कोई मामला बेहतर हो। इंसानों का मसला है, आप मुसलमान नहीं भी समझते, इंसान तो है ना। वो इसराइल दावे कर रहा है कि हम जो गज़ा और उसके मिस्र के दरमियान का जो एरिया है सारा, उस तक वो उन्होंने करना है और उस पर कब्जा करके बैठेंगे वो, तो फिर फ़लस्तीनियों के लिए क्या जगह रह जाएगी? बाकी तो कुछ रमल्ला के पास और ये रफ़ा के पास वो आगे फिर वो मिस्र शुरू हो जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? इस तरह से फिर इंसानी जो कह ले के जो नस्ल कशी वहाँ पर हो रही है, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है किसी को, जिस किस्म के वहाँ पर मामला चल रहे हैं। तो ये कब तक होगा? आप इनका पावर्स का रवैया देख लें। 36 रेजोल्यूशंस आई हैं इसराइल के खिलाफ, 34 यूएस ने वीटो की हैं, 2 की हैं, एक रूस ने और एक चाइना ने आज तक की है। कोई एक भी रेजोल्यूशन ऐसी पास नहीं हो सकी जिसपे इसराइल को रिप्रिमांड ही किया जा सके। तो मसला ये है कि कतर थोड़ा बहुत हिलजुल रहा है, हमारे मुसलमान ममालिक अल्लाह का फजल है बैठे उस तरह से, किसी को कोई एहसास नहीं है। लेकिन ये बेफिक्र रहें, ये फिर इस तरह से चलता रहा तो ये आग इनके घर तक भी पहुँचेगी, उस वक्त इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल। साकिब, ग्राउंड से क्या खबरें आ रही हैं? बड़ी अफसोसनाक, मेरी तो नज़र से खबरें गुजरी हैं, जिस तरह दूध की किल्लत है, ग़िज़ा की किल्लत है, 2 माह का बच्चा भी इंतकाल कर गया सिर्फ इस वजह से कि उसको दूध नहीं मिल सका, इतनी बुनियादी ज़रूरत उसकी पूरी नहीं हो सकी। जी, गज़ा में बुनियादी तौर पर तो एक इंसानी अलमिया जो है वो उसने जन्म लिया है, और वहाँ पे ग़िज़ा की किल्लत जिस तरह आपने बात की, इस तरह के मसाइल जो है वो वहाँ पे आज भी मौजूद हैं। आलमी अदालत इंसाफ में इस वक्त 2 किस्म की जो है वो अलग अलग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। एक तो साउथ अफ्रीका के जो ममालिक वहाँ पे लेके गए, और दूसरा ये जो जिसमें पाकिस्तान ने जाकर मौक़िफ़ पेश किया है, इसमें 52 ममालिक हैं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये जो है वो मामला रखा गया है। अच्छा, इसमें 7 अक्टूबर से लेकर आज तक 5 माह में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह राव खालिद साहब ने कहा कि जो अमेरिका है वो वीटो कर रहा है, अब भी अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई में जो अमेरिका है उसने इसराइल के साथ वो खड़ा है। इसराइल का कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं गया, उन्होंने तहरीरी तौर पर एक रिप्लाई वहाँ पे जमा करवाया है आलमी अदालत इंसाफ में कि ये एक मुतसबाना जो है वो कार्रवाई है। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल सिरे से मान ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ जो साउथ अफ्रीका के जो पिटीशन थी और जो दरख्वास्त थी, उसमें जो ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर को भी कंप्लाई नहीं किया गया
इस वक्त तक भी कंप्लाई नहीं किया गया। और उस वक्त भी इसराइल ने कहा था कि हम पर बाइंडिंग नहीं है, और इसराइल का मौक़िफ़ आज भी उसी तरह है। आलमी दुनिया, जो आलमी ताकतें हैं, आज भी जो इंसानी अलमिया गज़ा में जिसने जन्म लिया उसको उस तरह देखने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे पॉलिटिक्स तो हो सकती है, वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है पूरी जो है वो वर्ल्ड में एनुअल जो रिपोर्ट्स जो है वो अमेरिका से जो शाया होती हैं कि फ़लाँ जगह पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। अलमिया ये है कि जो कुछ गज़ा में और फ़लस्तीन में हो रहा है इसको शायद वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी नहीं समझते। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक, और आलमी अदालत इंसाफ में ये कार्रवाई तकरीबन 1 हफ्ते से चल रही है और अभी तक कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाजरीन के लिए? रवीन, हमने देखा कि निगरान हुकूमत ने बड़े बड़े फ़ैसले किए, जिसमें सबसे बड़ा फ़ैसला SIFC की इस्टेब्लिशमेंट थी। हमने 2030 की यानी 2030 का विज़न भी देख लिया। हमने FBR की इस्लाहात भी उनसे देख ली कि उन्होंने अप्रूव कर दी हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि आने वाली हुकूमत इन मामलात को आगे बढ़ाएगी या फिर दंगल में अपने पहलवान उतारेगी। गैर ज़रूरी सवाल आज का ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ओन चौधरी साहब के साथ वोट दिया और एक तारीख रकम की। नौजवानों से पूछना है कि वो दस्ते शफकत लेके ओन चौधरी बन के जीतना चाहेंगे या उसके बगैर सलमान अकरम राजा बन के और उसूलों पे खड़े होके हारना पसंद करेंगे। बिल्कुल जी, ये बड़े ही अहम ज़रूरी और गैर ज़रूरी सवालात नजमुल साकिब साहब आपने नाजरीन के लिए रखे हैं। और अब देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में बड़ा ही क्रूशल टाइम है, और देखना ये है कि हुकूमत एक तो बनती किस तरीके से है, और फिर जो लोग अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए, मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं, तो फिर वो क्या फ़ैसला करते हैं? क्या वो अपोजिशन में जाने का ही फ़ैसला करते हैं, मजबूत अपोजिशन करने का फ़ैसला करते हैं, या फिर वो हुकूमत बनाने की तरफ जाते नज़र आएंगे? क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या ऑप्शंस होंगी, देखना होगा अगले हफ्ते। डिस्कशन आपने सुनी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।